हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है नीट कॉन्सेप्ट क्लासेस। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसको ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डीएनए के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल होता है वो कैसे बनता है। हम लोगों ने देखा था कि जो डीएनए हेलिक्स होता है उसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट रेसिड्यू की बनी होती है, और साथ ही साथ जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं वो अंदर की तरफ आपस में पेयर करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था कि जो डीएनए डबल हेलिक्स है उसके तीन मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजेनेसिस बेसिस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने एक रूल देखा था जिसको चरवाक रूल कहते हैं। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अमाउंट ऑफ जो एडेनिन था वो हमेशा किसके इक्वल था, थायमीन के, और हम लोगों ने देखा था कि जो अमाउंट ऑफ ग्वानिन था वो हमेशा किसके इक्वल था, साइटोसिन के। और ये जो चीजें थी ये सब वेरी कर रही थी स्पीसीज टू स्पीसीज, मतलब अमाउंट ऑफ एडेनिन और थायमीन हमेशा इक्वल तो थे, लेकिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट थे ये वेरी कर रहा था, हर स्पीसीज में अलग अलग हो रहा था। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था सेंट्रल डोग्मा के बारे में जो कि प्रपोज किया था क्रिक ने। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो जीन्स की जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो जीन्स का ट्रांसफर होगा, जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होगा वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल वे में होगा, डीएनए से एमआरएनए में और एमआरएनए से प्रोटीन में। ठीक है, तो जो डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही थी इस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा था ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, और ये भी देखा था हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा की बारे में कि डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस भी हो रही थी, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे जो नहीं हो रहा था वो क्या नहीं हो रहा था कि जो प्रोटीन है वापस से एमआरएनए में नहीं बन रही थी और एमआरएनए से डीएनए नहीं बन रहा था। लेकिन एक हम लोगों ने एक्सेप्शन देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एमआरएनए है उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन का यूज करके कुछ वायरसेस जो है वापस से डीएनए बना रहे थे। ठीक है, तो इस डीएनए को हम लोगों ने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये ये केवल कुछ वायरसेस में प्रेजेंट होता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है, तो ये रेट्रोवायरस हो गया, ये एक एक्सेप्शन था हमारा सेंट्रल डोग्मा का। बच्चों, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है। आज हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में जो इतना लॉन्ग स्ट्रेच डीएनए का होता है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है। बच्चों, प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो absent होता है। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ई कोलाई। तो उसका जो डीएनए होता है अराउंड 1.1 से 1.6 mm लॉन्ग होता है अगर आप उसको खींच देते हो। ठीक है, तो इतना लंबा डीएनए किस तरह से एक बिना न्यूक्लियस के पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा? क्या वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा या फिर कुछ उसको जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है बच्चों। जो डीएनए होता है वो कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ में बाइंड रहता है, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती हैं वो इस डीएनए को टाइटली होल्ड किए रहती हैं, एक न्यूक्लियोइड नामक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो लूप के फॉर्म में होता है। इसी के अंदर हमारा डीएनए जो है प्रोटीन के साथ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है वो पूरी सेल में स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं पाया जाता है, वो न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन इसको टाइटली बाइंड किए रहती हैं। लेकिन अब देखते हैं यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है। बच्चों, हमें पता है कि यूकैरियोट्स जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और तो उनका डीएनए जो होता है वो अराउंड 2.2 से 2.5 मीटर्स तक लॉन्ग हो सकता है, और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर तक होता है। तो जो न्यूक्लियस है वो काफी काफी ज्यादा स्मॉल है और जो डीएनए है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है। तो इस केस में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए किस तरह से पैक होगा ये हमको देखना होगा। बच्चों, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं,
और ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती हैं? क्योंकि ये लाइसिन और आर्जिनिन रिच होती हैं। लाइसिन आर्जिनिन जो हमारे अमाइनो एसिड हैं, इनका नेचर कैसा होता है? ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और इनका जो आर ग्रुप होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है बच्चों। अब हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और डीएनए जो होता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप कर लेता है, जिससे कि जो डीएनए होता है वो काफी ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और उसकी वजह से वो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर भी आराम से फिट हो जाता है, ठीक है। जो हमारा हिस्टोन होता है, हिस्टोन जो है हमेशा 8 मॉलिक्यूल्स की यूनिट में बाइंड करता है डीएनए के साथ में, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक। और इस जो पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। यानी कि जब हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड हमारा डीएनए रैप हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और कितने डीएनए रैप होते हैं हिस्टोन के अराउंड? अराउंड 200 बेस पेयर, ठीक है। तो 200 बेस पेयर एक हिस्टोन के अराउंड रैप हो जाते हैं। इस तरह से जो है हमारा डीएनए काफी कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। और जब बहुत सारी यही न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन, ठीक है। तो जब इसको हम लोग देखेंगे अगर डिस्टेंस से, तो वो हमें इस तरह से दिखेगी कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और बीच बीच में कुछ बीट्स लाइक अरेंजमेंट है। तो इसको बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जैसे ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया और ये हमारा बीट्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम, तीन न्यूक्लियोसोम, चार न्यूक्लियोसोम, पांच न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह से कई सारे न्यूक्लियोसोम अरेंज होते हैं। ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर होती है, जो दिख रहा है बीच में जो हमको खाली डीएनए, इसको हम लोग कहते हैं लिंकर डीएनए। और ये जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो इसी तरह से और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन, ठीक है। जो क्रोमैटिन जो होता है इसी इसी को हम लोग कहते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियोसोम जो होता है ये बीट्स की तरह दिखता है और स्ट्रिंग हमारा ये लिंकर डीएनए वाला रीजन जो कि फ्री स्पेस दे रहा है, डीएनए दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। जो हमारा क्रोमैटिन होता है वो और हायर लेवल पे उसकी और अच्छे से जो पैकिंग है और ज्यादा हो जाती है और ज्यादा टाइटली पैकिंग होती है। वो कब होता है? वो जब मेटाफेज स्टेज आती है उस समय होता है। जो सेल डिवीजन के समय जो मेटाफेज स्टेज है तो उसमें क्या होता है कि क्रोमैटिन को और हायर लेवल पे पैक करना होता है। तो उसके लिए कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी रिक्वायर होते हैं, ठीक है। तो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं वो भी साथ में बाइंड करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम है उसका उसकी जो पैकिंग है वो और भी ज्यादा हाई लेवल की हो जाती है, ठीक है बच्चों। जो हमारा क्रोमैटिन है वो दो तरह का हो सकता है। कैसे? एक यूक्रोमैटिन होता है, एक हेट्रोक्रोमैटिन होता है। बच्चों जब यूक्रोमैटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। लूजली पैक्ड होता है और लाइट स्टेन शो करता है। अब चूंकि लूजली पैक्ड होता है तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जस्ट टू रिमेम्बर कि यहाँ पे काफी सारा स्पेस मिल जाएगा ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के असेंबली के लिए, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग देखें जो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन वाला पार्ट है वो काफी टाइटली पैक्ड है न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है उसको उसको जो है असेंबल होने के लिए यहाँ पे फ्री डीएनए नहीं अवेलेबल हो रहा है। इस वजह से ये क्या है? ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म में है। ये मैंने सिर्फ याद रखने के लिए एक ये ट्रिक बताई है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही एक रीजन हो, ठीक है।
और जो यूक्रोमेटिन होता है इसका रेप्लिकेशन कब होता है बच्चों? हमने सेल साइकिल में देखा है कि जो हमारी इंटरफेज होती है वो हमेशा G0, G1, S एंड G2 फेज में जाती है और साथ में M फेज होती है एक इंटरफेज के बाद। तो जो हमारी S फेज होती है उसमें क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो जो यूक्रोमेटिन होता है उसका अर्ली एस फेज में, यूक्रोमेटिन का अर्ली एस फेज में रेप्लिकेशन होता है और हेट्रोक्रोमेटिन का क्या होता है? लेट एस फेज में। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा इसको एक बार ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोट्स का जो जीनोम है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में अरेंज रहता है, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन डीएनए से आपस में टाइटली बाइंड की रहती हैं। इस वजह से जो डीएनए है वो सेल के अंदर कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, एक जगह पे अरेंज रहता है। वहीं हमने प्रोकैरियोट्स के केस में देखा कि जो हमारा इतना लॉन्ग डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड किस तरह से रैप रहता है 200 बेस पेयर्स में और न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग स्ट्रेच है डीएनए का वो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाता है। हमने देखा कि जो न्यूक्लियोसोम है उसकी रिपीटिंग यूनिट्स मिलकर के क्या बना रही हैं? बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बना रही हैं, जिसको हम लोग क्रोमैटिन भी कहते हैं। और हमने देखा कि ये जब मेटाफेज स्टेज में जाते हैं तो ये और भी हायर लेवल पे पैक हो जाते हैं। और ये जो क्रोमैटिन है इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन होता है वो लूजली पैक्ड होता है, लाइट स्टेन देता है, वाइल हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है डेंसली पैक्ड होता है और डार्क स्टेन देता है। यूक्रोमैटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। जो यूक्रोमैटिन होता है वो सेल साइकिल की एस फेज में अर्ली रेप्लिकेशन करता है और जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो लेट एस फेज में रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे कि ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था। बच्चों जब मेंडेलियन के इनहेरिटेंस कैरेक्टर पता चले थे उस समय ये तो क्लियर हो गया था कि कुछ तो है जो ट्रेट्स को वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में ले जा रहा है, पर ये क्लियर नहीं हुआ था कि ये जो मॉलिक्यूल है वो डीएनए है, ये हेरिडिटरी जो मॉलिक्यूल है वो डीएनए है, ये क्लियर नहीं हुआ था। तो एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, इन्होंने काम किया था 1928 में। तो ये ग्रिफिथ जो है काम कर रहे थे निमोनिया की वैक्सीन बनाने के लिए। जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये एक एक्सीडेंटल प्रिंसिपल है। इसमें उन्होंने जो पता लगाया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसी चीज़ का, वो असल में क्या कर रहे थे कि निमोनिया की वैक्सीन डेवलप कर रहे थे। और उनके पास जो ऑर्गेनिज्म था वो कौन सा था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो था ये रिस्पॉन्सिबल था निमोनिया के लिए। तो ये निमोनिया काज कर रहा था। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है इसको जो है ग्रो कराया कल्चर प्लेट में। ठीक है, जब ग्रो कराया उन्होंने तो इसमें दो तरह की कॉलोनीज उन्होंने देखी। दो तरह की जो कॉलोनीज देखी उसमें क्या था, कुछ कॉलोनीज जो थी वो एस टाइप की थी और कुछ कॉलोनीज जो थी आर टाइप की थी। ये आर और एस क्या है? असल में क्या हुआ था, जो कॉलोनीज स्मूथ अपीयरेंस में थी उनको एस स्ट्रेन बोल दिया गया और जिनकी अपीयरेंस रफ थी उनको आर स्ट्रेन बोल दिया गया। जो स्मूथ अपीयरेंस वाली जो कॉलोनीज थी उनमें क्या था कि पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट था। ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट था उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो बैक्टीरिया है उसको वायरुलेंस मिल रही थी, यानी कि वो निमोनिया कॉज कर रहा था इस पॉलीसेकेराइड कोट की वजह से। जो रफ कॉलोनीज थी वो पॉलीसेकेराइड कोट नहीं प्रेजेंट कर रही थी, वो म्यूटेंट थी, तो इस वजह से ये निमोनिया कॉज नहीं कर सकती थी। ठीक है बच्चों, तो अब ग्रिफिथ ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक लाइव वायरुलेंट स्ट्रेन लिया एस निमोनी का, यानी कि उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन को लिया, लाइव था जो कि, और उसको इंजेक्ट करा दिया माइस के अंदर। ठीक है, क्या हुआ, माइस की डेथ हो गई, यानी कि माइस को निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन जिसमें पॉलीसेकेराइड कोट एब्सेंट था और ये नॉन वायरुलेंट फॉर्म था।
ठीक है, इसको लिया तो उन्होंने इसको जब माइस के अंदर इंजेक्ट कराया तो माइस की डेथ नहीं हुई, यानी कि माइस को निमोनिया नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्या बात है, एक स्ट्रेन से डेथ हो रही है और एक स्ट्रेन से डेथ नहीं हो रही है, ऐसा क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन था उसको किल कर दिया, हीट से उसको किल कर दिया। अब जब हीट से किल कर दिया और उसको फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस जो है क्या हुआ, वो लाइव रहा, उसकी डेथ नहीं हुई। ठीक है, उसकी डेथ नहीं हुई, इसका मतलब ये कि जो जो भी प्रेजेंट था वायरुलेंस के लिए वो जो है खत्म हो गया हीट किल करने से, तभी इसके अंदर जो है माइस की डेथ देखने को नहीं मिली। लेकिन सरप्राइज तो वो तब हो गया जब उन्होंने इसी हीट किल्ड वायरुलेंट जो एस स्ट्रेन था उसको किल्ड फॉर्म में लाइव आर स्ट्रेन के साथ माइस के अंदर इंजेक्ट किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था वो प्लस लाइव आर स्ट्रेन को मिक्स कर दिया, फिर उसको इंजेक्ट करा दिया माइस के अंदर, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि माइस की डेथ हो गई। ठीक है, अब जब माइस की डेथ हो गई तब उनको बड़ा सरप्राइज हुआ, उनको लगा कि जब मैंने सिंगल हीट किल्ड एस स्ट्रेन दिया था तब तो माइस की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन जब मैंने एक उसको लाइव आर स्ट्रेन के साथ दिया वही हीट किल्ड तो माइस की डेथ हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ, तब उन्होंने इस बात का ये कंक्लूजन निकाला कि कुछ तो है जो जो हीट किल्ड होने के बावजूद ट्रांसफर हो रहा है आर स्ट्रेन में और उसको वायरुलेंट कर दे रहा है। ठीक है, तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकला कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वायरुलेंस की वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी डेड एस स्ट्रेन से नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन में, लेकिन क्या ट्रांसफर हो रहा था ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था, है ना। तो इसको फर्दर किसने कंटिन्यू किया, इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया अवेरी ने, मैक्लियोड ने एंड मैकार्टी ने। इन्होंने 1933 से लगा के 1944 तक काम किया और इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ये लास्ट वाला, इसको फिर से ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन का यूज किया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो सारी की सारी जितनी भी प्रोटीन थी उस प्रिपरेशन से उसको हटा दिया, लगभग उस सोल्यूशन उस मिक्सचर को लगभग उन्होंने 99% प्योर कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी को जब मॉनिटर किया तो उन्होंने देखा कि अरे प्रोटीन हटाने के बाद भी जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो तब भी हो रहा था। तो उनको लगा नहीं, प्रोटीन नहीं रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अगर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था क्योंकि प्रोटीन तो हमने रिमूव कर दिया। उनको लगा नहीं अभी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। फिर उन्होंने नया ट्रिक निकाला, उन्होंने क्या किया कि जो डाइजेस्ट माइक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं उनसे फिर उन्होंने तीनों माइक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट कराया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि प्रोटीएज से प्रोटीन को डाइजेस्ट कराया, तो इससे क्या हुआ, प्रोटीन जो है डिग्रेड हो गई। और फिर उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे तब भी हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आरएनए से डिग्रेड कराया किसको, आरएनए को। फिर उन्होंने देखा कि भाई आरएनए को डिग्रेड कराने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब उन्होंने जब मॉनिटर किया तो ये पाया कि ट्रांसफॉर्मेशन तो अब भी हो रहा है, यानी कि यहाँ तक ये क्लियर हो गया था कि प्रोटीन और आरएनए इन दोनों को डिग्रेड कराने के बावजूद कुछ जो है वो है जो अभी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने अब फाइनली क्या किया कि डीएनए से जो है उन्होंने
डिग्रेड करा दिया डीएनए को। अब जब डीएनए को डिग्रेड करा दिया तो क्या हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो स्टॉप हो गया, यानी कि जो वायरुलेंस थी वो ट्रांसमिट नहीं हुई फर्दर आर स्ट्रिंग में। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि प्रोटीन, आरएनए ये सभी नहीं रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, रिस्पॉन्सिबल क्या है, डीएनए। लेकिन ये साइंस है। 52 में हर्शी एंड चेज नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। ठीक है, उन्होंने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म लिया। कौन, वायरस। वायरस कौन सा, बैक्टीरियोफेज। बच्चों बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया का यूज करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, ये बैक्टीरिया को यूज करते हैं एज ए होस्ट, उसके अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बैक्टीरियल सेल को रप्चर करके निकल जाते हैं बाहर, दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पैरासाइट हैं बैक्टीरिया के। बिना बैक्टीरिया में इंसर्ट हुए इनकी लाइफ साइकिल चल ही नहीं सकती। इनको अगर सरवाइव करना है तो ये बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्ट करके डाल देंगे। तो ये जो बैक्टीरियोफेज होता है इसको देख लेते हैं ये कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बच्चों जो बैक्टीरियोफेज होता है इसका जो हेड पार्ट होता है ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और इसको क्या कहते हैं, कैप्सिड। यानी कि ये इसको हम लोग आउटर कोर भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आउटर कोर है वो प्रोटीन का बना है और इनर कोर जो है उसमें क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज में हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिली, जिसमें हमने कोर देखा आउटर जो कि प्रोटीन का बना था, और इनर जो कोर था उसमें क्या था, डीएनए था। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज जो है किस तरह से इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसी से हमें ये सारा एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा, इसीलिए हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो बैक्टीरियोफेज कैसे इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच होता है। यहाँ देखो ये इकोलाई बैक्टीरिया का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बैक्टीरियोफेज के लिए होस्ट की तरह काम करता है। तो ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज आया उसने अपनी इस ये वाला जो रीजन होता है इसको कहते हैं टेल, तो अपनी इस टेल से वो अटैच होते हैं बैक्टीरियल सेल की सरफेस पे, और अपनी इस यहाँ पे जो टेल है उसको चिपका करके नीडल धंसा करके अपना ये जो डीएनए है वो रिलीज कर देते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए जब ये रिलीज कर देते हैं तो बैक्टीरियल जो सेल होती है उसको लगता है कि ये मेरा ही डीएनए है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये फेज का डीएनए है। ठीक है, उसको लगता है ये मेरा ही डीएनए है, तो वो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देता है, यानी कि उसका रेप्लिकेशन कर देता है। ठीक है, अब उसके रेप्लिकेशन के बाद उससे क्या होता है कि बहुत सारे अदर वायरल पार्टिकल बन जाते हैं, और ये वायरल पार्टिकल जो होते हैं इसी बैक्टीरियल सेल को बस्ट कर करके बाहर निकल जाते हैं और दूसरी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे जो एक बैक्टीरियल सेल में इन्होंने अपना जीन ट्रांसफर किया, उसके बाद उसके रेप्लिकेशन करने के बाद बस्ट होकर के बाहर आ गए और दूसरी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। यानी कि जो जीन्स का ट्रांसफर हुआ एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में वाया फेज, इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है बच्चों, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन सा है, ये वाला, जिसमें बैक्टीरिया जो है वायरस के डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं। अब हम लोग यहीं से हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से समझ लेंगे। हर्शी एंड चेज ने क्या किया, उन्होंने दो पेट्री डिश लिया। एक पेट्री डिश में उन्होंने क्या किया कि जो कल्चर मीडिया था उसमें सल्फर डाल दिया, और एक पेट्री डिश लिया जिसमें उन्होंने क्या कर दिया, फॉस्फोरस डाल दिया। ठीक है बच्चों, जो सल्फर होता है वो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि सल्फर जो होता है हमारा वो अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, और अमाइनो एसिड्स ही हमारे प्रोटीन बनाते हैं। जो फॉस्फोरस होता है वो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है, हमने देखा न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है,
तो वो फॉस्फोरस जो है डीएनए के लिए डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। अब उन्होंने क्या किया इस कल्चर मीडिया में, जिसमें S35 प्रेजेंट था और फॉस्फोरस 32 प्रेजेंट था, दोनों में क्या किया, बैक्टीरियोफेज को यहाँ पे ग्रो करा दिया उन्होंने। जब ग्रो कराया तो क्या हुआ कि जो प्रोटीन था वो इनकॉर्पोरेट हो गया बैक्टीरियोफेज के आउटर कोर में, जो प्रोटीन का बना था, और जो डीएनए वाला जो फॉस्फेट था वो इनकॉर्पोरेट हो गया डीएनए में। अब इन दोनों अलग अलग जो वायरस थे, इन दोनों को इन्होंने अलग अलग मॉनिटर किया। सबसे पहले इन्होंने इन्फेक्शन कराया। तो हम लोग पहले प्रोटीन वाला देख लेते हैं। जब प्रोटीन वाला इन्होंने इन्फेक्शन कराया तो क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज अटैच हुआ और उसने अपना डीएनए जो है यहाँ पे रिलीज कर दिया। ठीक है, रिलीज कर दिया। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, हर्शी एंड चेज ने ब्लेंडिंग कर दी। ब्लेंडिंग किस लिए कर दी, अब जब डीएनए आ गया बैक्टीरियल सेल के अंदर तो इन बैक्टीरियोफेज का काम तो बचा नहीं, उन्होंने इन बैक्टीरियोफेजेस को हटा दिया, ब्लेंडिंग करके रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है, और बैक्टीरियल सेल ने क्या किया कि जो डीएनए आया था उसको रेप्लिकेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन इन्होंने कराया ये देखने के लिए कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो ट्रांसफर हुई कि नहीं। ठीक है, तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो जो बैक्टीरिया का जो जीनोम था वो हैवी था, इसलिए वो नीचे यहाँ पे पैलेट के फॉर्म में इकट्ठा हो गया, और जो लाइट वायरल पार्टिकल थे वो ऊपर सुपरनेटेंट के फॉर्म में इकट्ठा हो गए। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो पैलेट था उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए ट्रांसफर हुआ है उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने सुपरनेटेंट को मॉनिटर किया तो उसमें पता चला कि यार इसमें तो रेडियो एक्टिविटी है, यानी कि इसमें जो था क्या था, प्रोटीन कैप्सिड प्रेजेंट था, वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी इन लोगों को देखने को मिली। ठीक है, अब डीएनए वाले में हम लोग देखते हैं जो फॉस्फोरस 32 था, उसमें जब बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट करा, सॉरी जब उसमें जो है बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट करा उसको बैक्टीरिया को, तो उसने अपना जीनोम यहाँ पे रिलीज कर दिया। ठीक है, अब बैक्टीरियल जो सेल थी उसने फिर वायरल जीन का रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया, और हर्शी एंड चेज ने यहाँ पे भी क्या किया, ब्लेंडिंग करके इन जो एक्स्ट्रा ये जो वायरसेस थे इनको हटा दिया। अब इनका कोई काम नहीं क्योंकि इनका डीएनए हमने ले लिया था। ठीक है, इनको हटा दिया। अब इनको हटाने के बाद फिर उन्होंने ब्लेंडिंग सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो सेम सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो पैलेट था वो नीचे आ गया और सुपरनेटेंट ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरियल डीएनए था नीचे उसमें क्या हुआ, उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिविटी जो है यहाँ पे प्रेजेंट थी। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी, यानी कि जो हमारा फॉस्फोरस 32 था वो यहाँ पे प्रेजेंट था, क्योंकि हमने देखा था कि जो फॉस्फोरस 32 है वो रेडियो एक्टिव था और ये डीएनए में इनकॉर्पोरेट हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है वो डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो हमको यहाँ पे जो पैलेट था बैक्टीरिया का उसमें देखने को मिला कि भाई यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, और जो सुपरनेटेंट था वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं था, यानी कि यहाँ पे हमारी कोई भी डीएनए जो है नहीं प्रेजेंट था। ठीक है, तो इनके इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्लियर हो गया कि डीएनए ही है जो रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिटी आ गई कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, आज हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है, और हम लोगों ने देखा कि लिपिड का ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या है, और बाद में हम लोगों ने देखा हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही हमारा एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है और ट्रांसफॉर्म होता है जनरेशन टू जनरेशन। और हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्लियर हो गया, और सारे साइंटिस्ट ने इसे अनइक्वोकल रूप से ये माना कि हाँ भाई डीएनए ही है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है,
तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है और रेप्लिकेशन जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।